आपको ये न्यूज़ कब डिस्क्लोज करी गई कि योर लोअर हाफ ऑफ द बॉडी विल नॉट गोइंग टू वर्क एवर अगेन? निशा, सबसे पहले तुम्हें ये बात समझनी होगी, उसके बाद तुम्हारी फैमिली को, कि तुम्हें पूरा ज़िंदगी इस वेंचर पे ही रहना है। जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, सो वो क्रोलिंग करना सीखता है, टर्न होना सीखता है। तो मेरा ऐसे था कि मेरा न्यू बर्थ हुआ है और मैं ये सारी चीज़ें वापस से कर रही हूँ। सो मोस्टली लोगों के दिमाग में, दिल में ये ख्याल आता है कि यार अब तो लाइफ ख़त्म है, नाउ दिस इज़ द एंड। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। बट आपके केस में ऐसा क्या था जिसने आपको मोटिवेटेड रखा? पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं पूरा दुनिया में ऐसी लड़की हूँ जिसके साथ ये हुआ है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है, कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करता, ब्लैडर बॉवल का सेंसेशन नहीं है, कंट्रोल नहीं है। मैं एनजीओ में गई थी, तो मैंने सामने सामने उनको पहली बार जब देखा, तो वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अलग था कि मेरा लाइफ रुका हुआ था, चल नहीं रहा था। एंड वहाँ पे देखने के बाद लगा, हाँ, अब मेरे को एक जीने की इच्छा हुई कि अब मैं कुछ करना चाहती हूँ मेरी लाइफ के में। तो यूजुअली जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनके साथ एक हेल्पर लगता है जो कि उनको हेल्प कर सके डे टू डे डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में। कितना डिफ़िकल्ट है या कितना चैलेंजिंग है डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए? मतलब हम किसी और पे डिपेंड हो जाता है, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं कि सारी चीज़ें करना, और कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, वेट मेंटेन करना है हमें, वो भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। एंड ऐसे भी है कि ज़्यादा पानी पी लिया और कंट्रोल नहीं हुआ तो वो लीकेज भी हो जाता है, कपड़े चेंज करने होते हैं, इन्फेक्शन नहीं होना है। एक्सेप्ट करो और बाहर निकलो, मूव ऑन करो, तभी आप आपके अंदर कुछ ज़िद होगा करने का, तभी आप कुछ कर सकते हो। आप दूसरों को ब्लेम करके कुछ मतलब नहीं है जब आप खुद इनिशिएटिव नहीं लोगे खुद के लिए। स्विमिंग में मोस्टली इट्स अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड्स एंड लेग्स। हाउ चैलेंजिंग वाज इट फॉर यू? बिकॉज केवल हाथ से स्विमिंग करना एंड देन टेकिंग इट एज अ स्पोर्ट फॉरवर्ड। तो आप हाथों से एक ही जगह पे कैसे रुक सकते हो? जब आपका बॉडी नीचे जा रहा होगा तो आप दोनों हाथ को नीचे फोर्स से नीचे दबाओ और अपना बॉडी अपने आप ऊपर आ जाता है। गवर्नमेंट काफ़ी कुछ सपोर्ट करती है एथलीट्स को और ऐसे लोगों को जो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में काफ़ी आगे जा रहे हैं, देश के लिए नाम कमा रहे हैं। क्या आपको भी इस तरीके की कोई हेल्प मिली गवर्नमेंट से? 5 गोल्ड मेडल जीता है, पर हमको गवर्नमेंट से अभी तक का कोई भी हेल्प नहीं मिला। और हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर हम एशियन मेडल लेके आते हैं, ओलंपिक मेडल लेके आएंगे, तभी वो हमें सपोर्ट करेंगे। नमस्कार हिंदुस्तानियों, आप सबका स्वागत है द ह्यूमंस ऑफ हिंदुस्तान के पॉडकास्ट शो द हिंदुस्तान चैप्टर्स में। और आज हमारे बीच जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है निशा गुप्ता। निशा इज़ एन इंडियन व्हील चेयर बास्केटबॉल एंड हैंडबॉल प्लेयर। शी इज़ अ व्हील चेयर मॉडल एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम निशा, वेलकम टू द ह्यूमंस ऑफ हिंदुस्तान पॉडकास्ट शो। थैंक यू सो मच प्रशांत, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। नो वरीज। सो निशा, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। आप हमें अपने अर्ली चाइल्डहुड और अपब्रिंगिंग के बारे में बताइए। हमने आपकी पहले भी स्टोरी कवर की है ह्यूमंस ऑफ हिंदुस्तान में। सो एट दैट टाइम यू हैव टोल्ड अस दैट यू यूज्ड टू बी अ नॉटी किड, जो यू यूज्ड टू लिव इन जौनपुर एंड देन यूज्ड टू गो टू वेकेशन टू बनारस at that point in time. And what all happened over there? How was your childhood, and how did you end up in in uh, in in this circumstances where you met with this accident? या एक्चुअली जैसे मैंने अपना 12th का एग्ज़ाम क्लियर किया था और वेकेशन में हम सारी फैमिलीज़ का गांव गए थे। और गांव में गए थे तो लाइक मेरी शरारतें वगैरह वैसे शुरू हो गई थी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आम तोड़ना, कहीं पेड़ पे चढ़ जाना, कुएं से पानी निकालना, क्योंकि शहर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है और ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो हमारे ही बाउंड्री पे ऐसे स्टेयर्स बने हुए थे और पड़ोसी का आम का झाड़ हमारी साइड आ रहा था। तो वो स्टेयरकेस पे मैं चढ़ गई और मैं आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी। पहले मैंने सोचा, वो थोड़ा दूर था, तो मैंने सोचा कि एक पत्ते को खींच के दूसरे हाथ से मैं आम तोड़ लूँगी। तो मैंने वो सेम पहले किया और मेरे हाथ में पत्ते आ गए और मेरा बैलेंस बिगड़ गया, पर मैंने खुद को सँभाल लिया उस टाइम पे। पर मैंने सेकंड टाइम फिर से मैंने वो सेम चीज़ किया
और एक हाथ से पत्ते को तोड़ा, दूसरे हाथ से पकड़ने ही चाह रही थी और मेरा पूरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गई। और जब मैं गिरी, तब मैं पीठ के बगल गिरी और मेरे पीठ के नीचे बड़ा-सा पत्थर आ गया और ऑन द स्पॉट, मतलब मैं खड़े होने का कोशिश कर रही हूँ, मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही हूँ और मैं लेटी का लेटी ही रह गई। एंड मेरे भाई लोग भी वहीं पे थे, तो वो भाग के आए मेरे पास। मेरे भाई ने मेरा सर को अपने पैर पे रखा। लाइक वो मुझे उठाने का कोशिश कर रहा था, तो मैंने कहा, नहीं, मेरे को मत उठा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं उठ सकती हूँ। तो उस तो मेरा छोटा वाला भाई गया पापा को बुलाने के लिए। तो उनको लगा कि घर 5 सालों से बंद है, तो मुझे साँप वगैरह ने काट लिया होगा। तो वो भी, और मतलब वो अपने दोस्तों के साथ, मेरे पापा बैठे हुए थे, तो वो सारे आए एंड मुझे देखा कि मैं ऐसे ही लेटी हूँ। तो उन्होंने मेरे पापा ने मुझे सर पकड़ा और बाकियों ने मेरे पैर पकड़ के मुझे लेके जा रहे थे। सो मुझे तब वो समय ऐसे लगा कि मेरा पैर निकल जाएगा, क्योंकि मेरा ब्रेन से कनेक्शन शायद टूट गया था और मैं फ़ील नहीं कर पा रही थी मेरे पैर को, किसी ने पकड़ा है करके। मुझे लगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मेरा पैर सिर्फ़ निकल जाएगा, कट गया या क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो टाइम पे वो मुझे अंदर लेके गए, बेड पे लिटाया। लाइक मैं पैर को देख रही हूँ, हाँ, मतलब है तो, पर निकला नहीं है। फिर थोड़े टाइम में मेरे को डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने मेरे को टर्न कर रहे थे लेफ़्ट एंड राइट में, तो मैं खुद से मूव नहीं हो पा रही थी। तो मूव नहीं होने की वजह से फिर उन्होंने, मतलब जो भी बात हुई पापा के साथ हुआ मुझे कुछ पता नहीं, पर थोड़े टाइम के बाद में मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गया और फिर वापस से डॉक्टर को बुलाया गया। जब वॉमिटिंग शुरू हो गया तो डॉक्टर ने बोला कि केस बहुत सीरियस है, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो पापा ने ठीक है कहा और फिर उन्होंने गाड़ी बुक किया एंड मुझे लिटा के रखा। बड़ी सी वैन था जहाँ पे मुझे लिटाया गया आराम से, एंड मैं सो गई या बेहोश हो गई, मुझे कुछ पता नहीं है। मेरी जब आँख खुली तब मैं हॉस्पिटल में थी एंड हॉस्पिटल में मेरे पापा फॉर्म वॉर्म सब भर रहे और मेरे को एक स्ट्रेचर पे सुलाया गया है और लाइक यूरिन बैग लगाया गया एंड मेरे सर पे चोट आई थी तो उसको स्टिचेस कर रहे हैं। सो ऐसे चल रहा था। सो बाद में एक आईसीयू का रूम दिया गया हमें एंड मैं वहाँ पे थी और मैं नॉर्मली बातें कर रही थी डॉक्टर के साथ में, मतलब मैं होश में आ गई थी। एंड फिर बाद में डॉक्टर ने मेरे पापा से बात किया था कि इनका ट्रीटमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन डैड ने कहा कि नहीं, हमको मुंबई ही जाना है। तो नेक्स्ट डे हम ट्रेन में ट्रैवल करके मुंबई आ गए। एंड लेकिन मुंबई में जब ट्रेन से आए तो पूरा जर्नी में मेरे को 24 आवर ग्लूकोज़ चढ़ते हुए आया था, क्योंकि उसमें कुछ मेडिसिन डाले हुए थे जो 24 घंटे तक रहना चाहिए। तो उसके बाद मुंबई आने के बाद में मुझे तुरंत ही स्टेशन से ही एक हॉस्पिटल में लेके गए। वो हॉस्पिटल में मतलब काफ़ी लेट हो गया था, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सारे ट्रीटमेंट चले कि मेरा एक्स-रे वगैरह निकाला गया। डॉक्टर मतलब बात-वात कर रहे थे, बट मेरे को कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे साथ में। उसके बाद में 1st ऑफ मई को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 3rd मई को मैं मुंबई आई एंड फिर सारे चेकअप के बाद 6 मई को मेरे को ऑपरेट किया गया। एंड शायद उस समय मेरे डैडी को बोल दिया गया था कि मैं बेड से कभी उठ भी नहीं पाऊँगी। और मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं छोटी-सी थी और ऐसे है था कि हाँ, फ्रैक्चर ही हुआ है ना, तो वो तो ठीक हो जाएगा, प्लास्टर लग जाएगा या ऑपरेट कर दिया, तो सारी चीज़ें हो जाएँगी। सो वो उसके बाद 18 डेज़ ऐसे ही चले गए एंड देन मेरे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा था। तो डैडी ने कहा कि नहीं, डिस्चार्ज तो नहीं चाहिए क्योंकि अभी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। सो डॉक्टर को उन्होंने पूछा कि क्या कर सकते हैं इसके आगे? उसके बाद में उन्होंने 2 रिहैब सेंटर का उन्होंने बताया कि यहाँ पे जाना होगा रिहैब के लिए। सो मेरे डैडी ने एक चूज़ किया जो गवर्नमेंट का है एंड नियर बाय मेरे घर के पास में ही था। हाजीअली के पास में ही है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट रिहैबिलिटेशन सेंटर। सो वहाँ पे मैं एडमिट हुई और वहाँ पे भी मुझे स्ट्रेचर पे लेके गए और जब मुझे
मैं एक ही रात के लिए घर आई थी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं न्यू मूवी आई थी मैं हूं ना मूवी, और मैं मूवी देख रही थी एंड मैंने पापा को बोला, पापा ये मूवी खत्म हो जाएगा ना फिर हम जाएंगे। पापा ने बोला नहीं नहीं, चलो चलो हॉस्पिटल जाना है, वरना बेड सब चले जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। मैंने ओके अच्छा ठीक है। और वो टाइम मेरे को शाहरुख खान बहुत पसंद है और अभी भी है। सो लेके गए एंड मैं स्ट्रेचर पे एकदम सुलाई थी और सारे लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे और लाइक मैं बहुत अनकॉन्शियस हो रही कि सब मुझे क्यों देख रहे हैं ऐसे। और मैं क्योंकि मैं भी कुछ भी नहीं कर सकती थी कि मुझे सिर्फ लिटाया गया था। सो वहाँ पे मेरे को एडमिट किया फॉर रिहैब के लिए। मे बी मेरे को सिर्फ 20-25 डेज़ हुए थे मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरे को लेके गया। सो आपका जब ये एक्सीडेंट हुआ था निशा, हम्म। यू वर बीइंग एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर अराउंड 3 वीक्स। आपको ये न्यूज़ कब डिस्क्लोज करी गई कि यू नो योर लोअर हाफ ऑफ द बॉडी विल नॉट गोइंग टू वर्क एवर अगेन? एक्चुअली मेरा कंटिन्यू रिहैब चल रहा था एंड सो मैं रिहैब के टाइम पे भी यू वर होपफुल दैट समथिंग विल हैपन? ऑफ कोर्स यस मेरे को था हाँ, नॉर्मल हो जाएगा रिहैब है ना। बेबी स्टेप में रख रही थी, जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, सो वो क्रोलिंग करना सीखता है, टर्न होना सीखता है। तो मेरा ऐसे था कि मेरा न्यू बर्थ हुआ है और मैं ये सारी चीज़ें वापस से कर रही हूँ। और बचपन का तो याद नहीं था, लेकिन अभी का मुझे प्रेजेंट में चल रहा है कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। एंड इंडिपेंडेंट सारी चीज़ें, जैसे कि पहले जब इंजरी हुआ तो सारी चीज़ें मम्मी कर रही थी मेरे, कपड़े चेंज करने से लेके ए टू जेड। पर यहाँ पे मैं सारी चीज़ें खुद से सीख रही थी और ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए थे और कहीं न कहीं मेरे को थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि मैं मम्मी पे कब तक डिपेंड रहूँगी, क्योंकि अ, वो अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को। और खुद को भी एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। 3 मंथ्स तो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है इस चीज़ को समझना। तो जस्ट डॉक्टर ऐसे ही राउंड पे आए थे एंड उन्होंने मैंने उनको पूछा कि आप मुझे सच-सच बता दो मैं कब तक ठीक हो जाऊँगी, ताकि मैं अपना मेंटली वो उस चीज़ को प्रिपेयर कर सकूँ। तो उन्होंने मेरे को देखा और बोला, "निशा सबसे पहले तुम्हें ये बात समझनी होगी, उसके बाद तुम्हारी फैमिली को, कि तुम्हें पूरा ज़िंदगी इस व्हीलचेयर पे ही रहना है और इस व्हीलचेयर पे ही रह के तुम्हें अपना लाइफ़ को जीना है और आगे बढ़ना है, कुछ करना है।" सो लाइक ये डॉक्टर हो के ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इनके हाथ में ना मेरा ठीक होना सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? मैं ठीक होने आई हूँ, इसलिए तो मैं हूँ यहाँ पे। तो मैंने बोला नहीं, नहीं मैं ठीक होंगी और मैं ये व्हीलचेयर उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात कर रहे थे कि इसके लिए व्हीलचेयर लेके आओ ताकि ये कहीं पे आ जा सके, बैठ सके उस पे। मैंने बोला मेरे पेरेंट्स को नहीं मुझे व्हीलचेयर नहीं चाहिए, ये मेरा ज़िंदगी नहीं है और मैं नहीं बैठूँगी व्हीलचेयर पे। बट एट लास्ट लाइक मेरे पास ऑप्शन नहीं था और मम्मी कब तक मेरे को उठाना बहुत मुश्किल है, इतना मतलब बड़ी हो गई हूँ। छोटे बच्चों को उठाना बहुत ईज़ी है, पर बड़ों को मुश्किल है एंड मैं उन पे बर्डन नहीं डालना चाहती थी। सो तो यू वर एट व्हाट एज एट दैट टाइम? 18 साल की थी मैं। हुँ, 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 और ओके। मेरा ऐसे था कि मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना था। एंड मेरा वो दिस वाज़ व्हिच ईयर? कौन-सा साल था ये? 2004। 2004, यस, ओके। मेरा एक्सीडेंट 1 मई 2004 को हुआ था हुँ, और हुँ, तब मैं 18 साल की थी। ओके। सो निशा, आपने बताया कि हाउ वाज़ योर जर्नी आफ्टर द एक्सीडेंट। सो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि सिंस यू वर इन 12th क्लास एट दैट पॉइंट इन टाइम, 18 इयर्स ओल्ड, तो 12 जब कक्षा 12वीं में थी आप 18 साल तक, उससे पहले की जो निशा थी, वो कैसी थी? उसका उसके क्या एम्बिशंस थे? उसके लाइफ़ से, करियर से रिलेटेड क्या उम्मीदें थीं? उसके बारे में कुछ बताइए। या मेरे को ऐसे था कि मैंने मेरे डैडी को बिज़नेस करते हुए देखा है। सो लाइक मेरे को ऐसे था या तो मैं बड़े होके कुछ बिज़नेस करूँगी और मेरा ये भी ड्रीम था कि मुझे पूरा दुनिया घूमना है। सो मुझे पूरा दुनिया घूमना था और मेरे को ऐसे था कि मैं एयर होस्टेस बनूँगी तो मैं पूरा दुनिया घूम सकती हूँ। सो मैं वो चाहती थी कि मैं लाइक मेरा जर्नी को वहाँ तक लेके जाना चाहती थी एयर होस्टेस के लिए, ताकि मैं पूरा दुनिया घूम सकूँ। ओके, सो व्हेन दिस एक्सीडेंट हैपेंड, सो मोस्टली लोगों के दिमाग में, दिल में ये ख़्याल आता है कि यार अब तो लाइफ़ ख़त्म है। नाउ दिस इज़ द एंड, एंड प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द पीपल डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। बट आपके केस में ऐसा क्या था जिसने आपको मोटिवेटेड रखा ऑल थ्रू आउट? आई एम श्योर आपके भी कुछ हाइज़ एंड लोज़ पॉइंट आए होंगे थ्रू आउट योर जर्नी आफ्टर द एक्सीडेंट, उसके बारे में कुछ बताइए।
या एक्सीडेंट के बाद जो रिलेटिव्स आते थे मुझसे मिलने के लिए, सो वो बेसिकली यूपी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो उनका ऐसे था कि लड़की अगर व्हीलचेयर पे आ गई है, वो कुछ नहीं कर सकती, तो और स्पेशली शादी नहीं कर सकते तो इनका लाइफ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते। पर लाइक वो आके कुछ ना कुछ बोलते थे कि मम्मी को, अरे बेचारी अच्छी दिखती है, सब कुछ अच्छा है, और ऐसे एक्सीडेंट हो गया, अभी तो कुछ पहले ही, मतलब थोड़े दिन पहले ही इस शादी में गई थी, यहाँ पे घूम रही थी, अब कहीं नहीं जा सकती, कुछ नहीं हो सकता इसका। सो वो कब मम पेरेंट्स को बोलते थे, एंड कभी-कभी कोई आके मेरे सामने भी वो बातें बोलते थे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। कुछ टाइम तो मैंने सुना, पर उसके बाद मैंने उनको जवाब देना शुरू किया कि आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है ये सब चीज़ों से? क्यों आके मेरे को सुनाते हो? तो लाइक मम्मी-पापा आके मुझे ऐसे थोड़ा डाँट रहे थे कि क्यों, कोई गेस्ट आया और तुम ऐसे बदतमीज़ी से बात कर रही हो? मैंने बोला, मम्मी-पापा आपको ये बात समझना चाहिए कि जो भी किया है वो आप लोगों ने मेरे लिए किया है, उन्होंने नहीं किया है। और वो आके आपकी बेटी को ऐसे हर्ट करके जा रहे हैं, मुझे बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप उनको क्यों नहीं समझाते ये बात कि वो मुझे ऐसी बातें ना करे कि जो मुझे बुरा लग रही है। तो मुझे वो चीज़ का बहुत बुरा लगता था। एंड फिर उसके बाद में वो चीज़ें थोड़ी-थोड़ी बंद हो गई, एंड जैसे लोग कोविड में 4 साल मतलब 2 साल घर पे थे, वैसे ही मैंने 4 साल घर में बिताए। सो तो लकीली मुझे कहीं एक एनजीओ के बारे में पता चला कि जहाँ पे ऐसे सारे व्हीलचेयर यूज़र्स हैं। क्योंकि पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं पूरा दुनिया में ऐसी लड़की हूँ जिसके साथ ये हुआ है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है, और कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करता, ब्लैडर बाउल का सेंसेशन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, और ये चीज़ें मैं नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी। और ऐसी, क्योंकि क्योंकि सोशल मीडिया उस समय बिल्कुल भी अवेयर नहीं था। अभी तो बहुत आसान है सारी चीज़ें सर्च करना, जानना, और मेरे जैसे अभी तो बहुत सारे लोग हैं। बट वो जब मैं एनजीओ में गई थी तो मैंने सामने-सामने उनको पहली बार जब देखा, तो वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अलग था। तभी ऐसे था कि मेरा लाइफ रुका हुआ था, चल नहीं रहा था, एंड वहाँ पे देखने के बाद लगा, हाँ, अब मेरे को एक जीने की इच्छा हुई कि अब मैं कुछ करना चाहती हूँ मेरी लाइफ के में। क्योंकि मेरे पास जीने के 2 ऑप्शन थे, या जो है जैसा है वैसे रहूँ, या तो मैं खुश रहूँ, दूसरों को खुशी दूँ और खुद भी खुश रहूँ, और लाइफ में कुछ करने का ऐसा जोश वापस से आ गया। सो अभी आपने बताया जैसे कि इंसिडेंट के बाद आपके रिलेटिव्स आते थे घर पे और वो आपके पेरेंट्स को ये बोलते थे कि अब इससे शादी कौन करेगा या इसका शादी का क्या करियर है, फ्यूचर है। अम, तो आपके ज़हन में भी आता होगा कि बीइंग इन इंडियन सोसाइटी एक लड़की को यूजुअली उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं जिस टाइम पे सोशल मीडिया के पहले की बात, जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो पेरेंट्स यूज्ड टू कंसिडर कि डॉटर है, लड़की है, पराया धन है, इसको जितनी जल्दी शादी करके विदा कर दो उतना है। तो कहीं आपको ये फ़ील होता था कि यार मैं बीइंग स्पेशली एबल्ड किड, वुड आई बी अ बर्डन ऑन माय फैमिली? कहीं मेरी फैमिली पे मैं बर्डन तो नहीं बन जाऊँगी या क्या होगा फ्यूचर में? मैं क्या कर सकती हूँ? इस तरीके के कुछ ख़्याल आए आपके ज़हन में? हाँ, ज़रूर, मैं ये सवाल के जवाब मैं दे सकती हूँ अच्छे से। अ, एज़ अ लड़की ऐसे था कि मेरे एम्बिशंस थोड़े अच्छे थे, ज़्यादा थे कि मुझे ये चीज़ें करनी है लाइफ़ में, लेकिन वो नहीं कर पा रही हूँ। और ऐसे था कि हमारा एक्सेसिबिलिटी इतना नहीं है इंडिया में, तो कहीं जाना-आना वो मुझे सोचना पड़ता था कि और मैं बिना किसी हेल्प के, या तो मेरी फैमिली से मेरे पेरेंट्स आएँगे या तो मेरा भाई, मैं उनका टाइम ले लेती थी कि उनको कहीं जाना है, तो वो मेरे साथ ऑक्यूपाइड हो गए। तो वो चीज़ का भी मुझे बुरा लगता था कि मैं वो चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं उनको कहीं और जाना है और मैं उनको ज़बरदस्ती लेके जाना कभी-कभी अच्छा नहीं लगता। और ऐसे था कि वे फैमिली वेल सेट है, काफ़ी अच्छी है, तो इतना मुझे बुरा नहीं लगता कि शादी करने का। एंड मेबी मेरे पेरेंट्स को भी ऐसे नहीं था कि मेरी शादी करने के लिए, तो वो एक अच्छा था। उम, शादी नहीं करनी थी, सिर्फ़ इतना था कि अपने लाइफ़ में कुछ करने का वो एक कीड़ा आ गया था कि अब कुछ तो करना है, ऐसे ही नहीं बैठना है मेरी ज़िंदगी में। लाइफ़ मिली है तो कुछ करने के लिए मिला है। सो यूजुअली जब इस टाइप के इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे एक इंसान अपने चलने फिरने की एबिलिटी को खो देता है, तो उस केस में आपने जैसे बताया कि वो डिपेंड हो जाता है दूसरों पे। तो यूजुअली जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं,
उनके साथ एक हेल्पर लगता है जो कि उनको हेल्प कर सके डे टू डे डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में। तो यहाँ पे मुझे आपसे ये जानना है कि कितना डिफ़िकल्ट है या कितना चैलेंजिंग है बीइंग अ डिसेबल्ड पर्सन आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए? अ, शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि जब हम सुबह सो के उठते हैं एंड रात तक के सोने तक का पूरा रूटीन पूरा अलग होता है। कि सुबह उठे, व्हीलचेयर पे बैठना, जैसे नॉर्मल पर्सन है वो फटाफट उठे और फटाफट चले गए, लाइक हमें ऐसा नहीं है। उठो, पैर को बराबर से रखना है, व्हीलचेयर पे रखना है, आसानी से शिफ्ट होना है। अगर नहीं अच्छे से शिफ्ट हुआ तो गिर भी सकते हैं, और गिरे तो वापस से कुछ ना कुछ इंजरीज हो सकता है। और डेली की लाइफ रूटीन में ब्रेकफास्ट बनाना या सारी चीज़ें करना, या दूसरे कोई ला के दे रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट, मतलब हम किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं कि सारी चीज़ें करना। और कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, वेट मेंटेन करना है हमें, वो भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। एंड ऐसे भी है कि ज़्यादा पानी पी लिया और कंट्रोल नहीं हुआ तो वो लीकेज भी हो जाता है। कपड़े चेंज करने होते हैं, इन्फेक्शन नहीं होना है, और बेड सोर नहीं होना है, कि जैसे कि हम सोए रहते हैं तो हमारे गालों पे निशान आ जाते हैं। तो हम ज़्यादातर टाइम बैठे रहने से हमारे नीचे का एरिया पे भी ऐसे निशान आ जाते हैं, वो ज़ख्म हो जाता है, और वो ज़ख्म कभी-कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बोन्स तक चला जाता है। और ऐसे मैंने केसेस भी देखे हैं जिनका इसके वजह से मौत भी हो चुका है। तो वो चीज़ें हमको डेली लाइफ में हमारा स्किन केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, एंड चेक करना, और अच्छा व्हीलचेयर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और चेयर से ज़्यादा फिर हम जिस पे बैठे हैं वो कुशन, वो अच्छा है या नहीं है, कि हमको वो प्रेशर सोर नहीं हो, जो बैठने से हमेशा होता है, वो नहीं होना चाहिए। सो और इतनी बुरी की बात है कि जो व्हीलचेयर्स है या कुशन है जो हमारे लिए है, उस पे भी गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है, जीएसटी लगा रही है। ये बहुत बुरी बात है, एंड लाइक मुझे लगता है, और स्पेशली जैसे कि डब्बा फ़ोन होता है, एंड्रॉयड फ़ोन है, एप्पल है, तो वैसे हमारे व्हीलचेयर में भी ऐसे ही होता है। एक हॉस्पिटल वाली चेयर होती है, एक थोड़ी ठीक होती है एंड्रॉयड टाइप में, और एक आईफ़ोन जैसी। तो ऐसे टाइप में भी हमारी व्हीलचेयर्स होती हैं। और जो आईफ़ोन के प्राइस है, उसी तरह हमारे एक्टिव व्हीलचेयर, जिसमें हम एकदम ऐसे लगते हैं कि स्पोर्ट्स प्लेयर है, ये एक्टिव बंदा है, ऐसे पेशेंट नहीं है, वो नहीं लगता। सो अ, वो फ़र्क है। तो एंड इफ यू कैन लेट अस नो व्हाट इज़ द प्राइस डिफरेंस? फ़ोन के प्राइस डिफरेंसेस के बारे में तो सबको पता है। येस, ऑफ़ कोर्स। जैसे कि 10-12 हज़ार के व्हीलचेयर्स आते हैं, लाइक वो स्टार्टिंग हॉस्पिटल। रेंज? येस, स्टार्टिंग रेंज। वो जो अ, हॉस्पिटल में होते हैं। ये हॉस्पिटल वाली चेयर की बात कर रही हूँ। और फिर एक 40-50 की जो व्हीलचेयर होती है, लाइक एंड्रॉयड फ़ोन, लाइक 1 लाख तक भी वो जाती है। एंड मेरे पास जो अभी एक्टिव व्हीलचेयर्स है, वो उसका कॉस्ट 3 लाख की है। वो आईफ़ोन जैसी। एंड उसमें ऐसे एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन आपका पर्सनैलिटी वो डिफरेंस क्या होता है फीचर्स में? अ, वो जो डब्बा फ़ोन होता है, जो पेशेंट वाला है, वो आपको जस्ट स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं सबके। फ़ोल्डिंग नहीं होते हैं, एंड उसका बैक रेस्ट वगैरह नहीं प्रॉपर नहीं होता है, सीट प्रॉपर नहीं होती है, उसको बेड-सोर होने के चांसेस ज़्यादा होता है, उसमें कुशन नहीं होता है। उसके फुटरेस्ट में भी कैसे भी टूटे-फूटे रहते हैं, वो कभी भी टूट सकता है। उसकी कोई वारंटी नहीं, गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड एंड्रॉयड फ़ोन लाइक वो एक्टिव होती है, वो थोड़ी-सी कस्टमाइज़ होती है, पर प्रॉपर कस्टमाइज़ नहीं होती है। एंड वो थोड़ा-सा बॉडी का मेजरमेंट के हिसाब से कोई-कोई बनाता है, या तो स्टैंडर्ड रखता है कि 14 इंच, 15, 16, 17 ऐसे, जो बॉडी का मेजरमेंट के हिसाब से रहता है। तो एंड उसमें कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो फिक्स होती हैं। एंड आईफ़ोन जो एकदम एक्टिव वेंचर्स है। इज़ देयर एनी नेम फॉर इट? ब्रांड नेम नहीं लेना चाहते कि इसको प्रमोशन नहीं करना। यूटिलिटी नेम है कुछ? अ, ये पूरा कस्टमाइज़ होता है, जो हमारा खुद का बॉडी का मेजरमेंट के हिसाब से प्रॉपर बनाते हैं। हमारा बैक हाइट कितना होना चाहिए, मेरी हाइट कितनी है, सो आर्म रेस्ट कितना चाहिए, या चाहिए नहीं चाहिए, या तो और जैसे हम पूरा टाइम बैठे रहते हैं तो हम पुशअप मार सकें, ताकि एयर रिलीज़ हो जाए और हमें प्रेशर सोर का प्रॉब्लम ना हो। अपना डेली रूटीन, और बैक में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पैरों का मेजरमेंट होता है कि फ्लोर से पैरों का हाइट कितना होना चाहिए,
एंड वो एकदम फिक्स होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। एंड हम हमारे इंडियन रोड्स कैसे हैं उस हिसाब से वो टायर भी होने चाहिए और थोड़ा-सा फ़ंकी लुक होना चाहिए। ऐसे पूरा थोड़ा स्टाइलिश दिखना चाहिए, जैसे आईफ़ोन का है पूरा स्टाइलिश फीचर्स है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लाइक ऐसे जब कोई व्हीलचेयर से जा रहा है तो लाइक उसको ऐसे देखना चाहिए कि अरे! कुछ तो है, अलग है। तो ऐसा ऐसा होता है। ओके। सो ये जो आपने व्हीलचेयर डिस्क्रिप्शन दिया, इसमें और जो स्पोर्ट्स में यूज़ होती हैं व्हीलचेयर, उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, ये दोनों बहुत ही अलग व्हीलचेयर हैं, लेकिन दोनों भी कस्टमाइज़ होती हैं। बॉडी का मेजरमेंट के हिसाब से ही बनाते हैं। ये जो व्हीलचेयर है ये फ्लैट है, व्हील्स इसके, पर उसके व्हील्स ऐसे थोड़े क्रॉस में होते हैं। एंड सेफ्टी के लिए हम बेल्ट्स वगैरह भी बाँधते हैं, उसमें 4, 5, 6 बेल्ट्स हम बाँधते हैं। जो भी अलग-अलग डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जिसका भी इंजरी लेवल अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे पोलियो हो गए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, एम्पुटीज़ होते हैं जिनके पैर नहीं कट जाते किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उन सब के लिए भी एक कस्टमाइज़्ड व्हीलचेयर्स होते हैं। सो उनके लिए अलग बेल्ट होते हैं और वो अपने हिसाब से बाँधते हैं। एंड उन उन सबका सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, तो उनके फ्लैट होते हैं ताकि जब हम एक दूसरे से व्हीलचेयर क्रैश होता है तो सेफ्टी होता है, क्योंकि जैसे ये फ्लैट है और अगर दूसरा व्हीलचेयर भी फ्लैट होगा तो हाथ पे लग सकता है। फ्लैट होने की वजह से नीचे के व्हील्स एक दूसरे को टकराते हैं, हमारे हाथ नहीं। तो ये सेफ्टी रीज़न से होता है, बेल्ट वगैरह बांध के रखते हैं, जो नॉर्मल व्हीलचेयर पे हम बेल्ट नहीं बांधते। हुँ, ओके। ओके, निशा, so you told us about your journey up till the accident. Now हमें ये बताइए कि एक्सीडेंट के बाद जब आप रिकवरी फेज़ में थे, देन ये जो आपकी जर्नी इनटू द स्पोर्ट्स शुरू हुई, ये कैसे शुरू हुई? या स्पोर्ट्स का जर्नी, एक्चुअली मैं बता दूँ कि एक्चुअली मेरे एक्सीडेंट के पहले मुझे स्पोर्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अभी ऐसा है कि मैं स्पोर्ट्स के बगैर रह नहीं सकती। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है और जिसका नाम ओलिवर है। उसने मुझे एक लालच दिया कि तुम अगर स्विमिंग सीखोगे तो तुम ठीक हो सकती हो। सो क्योंकि स्विमिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, तो वो एक्सरसाइज से तुम ठीक हो सकते हो। तो लाइक मुंबई में ऐसा है कि एक्सेसिबल सारी चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली व्हीलचेयर के लिए कि वॉशरूम में एक्सेसिबल होना चाहिए, पानी में उतरना और उतरने के बाद भी कोई सिखाने वाला होना चाहिए जो आपको सिखाए। सो लाइक वो तो व्हीलचेयर को ही देख के डर जाते हैं कि अरे पैरों से स्विमिंग करते या कैसे करेगी हाथ से। सो लकीली 2-3 महीने के बाद में मुंबई में ही एक एक टूर्नामेंट हुआ था स्विमिंग का, तो वहाँ पे मैं देखने गई क्योंकि मुझे करना था। तो वो देखा एंड लाइक मैंने देखा मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं स्विमिंग कर रहे हैं, हाथ से स्विमिंग कर रहे हैं। तो मैंने बोला यस मैं कर सकती हूँ। सो मैंने घर पे आके मम्मी-पापा से ये बात शेयर किया। सो लाइक मम्मी-पापा ने सीधा मुझे मना कर दिया कि नहीं तुम्हें करना नहीं है। मैंने कहा क्यों? फिर मुझे टेंशन हो गया, नहीं, नहीं मैं तो करके ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। सो लाइक वो एक्सीडेंट के बाद वो एक ज़िद अंदर से आ गया कि नहीं अब जो चीज़ करना है। लाइक उनको भी रियलाइज़ हो गया ये तो मानने वाली नहीं। तो मैं सुबह 5 बजे उठी और अपना बैग वैग पैक किया और मैं निकल गई स्विमिंग के लिए। और मेरा घर वहाँ से 45 मिनट्स का डिस्टेंस पे था। तो मुझे ये पता था कि अगर मैं स्विमिंग कहीं पे अगर मैं वहाँ पे सीख लेती हूँ तो मैं कहीं पे भी कर सकती हूँ। तो हम 2-4 फ्रेंड्स मिलके हम वहाँ पे धारावी जाते थे प्रैक्टिस के लिए। एंड 1-2 हफ्ते ऐसे ही किया, पानी के साथ दोस्ती किया और इतना डर के मारे मैं पानी में जाती थी कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन लकीली 1 हफ्ते के बाद मैं थोड़ा-थोड़ा अच्छे से करने लगी। एंड 2-3 में 1 न 2 हफ्ते के बाद में मुझे पता चला कि नेशनल टूर्नामेंट आने वाला है। स्विमिंग नेशनल टूर्नामेंट। यस, स्विमिंग का। सो उसके बाद में जहाँ पे मैंने मेरे ऐसे ऐसे ही फ्रेंड को पूछा कि मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? तो बोला हाँ, क्यों नहीं? मैं ओके। सो जहाँ पे हम लोग 45 मिनट्स पहले प्रैक्टिस करते थे, वहाँ पे मैं 3-3 घंटे हम लोग प्रैक्टिस करने लगे। और वो 3 घंटे में मेरा स्किन इतना टैन हो गया, मैं इतनी काली हो गई। सो लाइक मेरे घरवाले भी बोलते थे ये मतलब क्या शक्ल बना रखा है। सो लाइक मैंने बोला अरे मेरे को ऐसे था कि अंदर से कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और मेरे को ये पता है कि ये तो नॉर्मल हो जाएगा और मेरा जर्नी शायद वहाँ से शुरू हो गया और मैं पहली बार मुंबई से बाहर निकली मेरा एक्सीडेंट के बाद में। एंड वहाँ पे मेरे को मेडल नहीं मिला, पर मेरे को इतने अच्छे लोग मिले जो मैं उनसे मोटिवेट हो गई। एंड उसके बाद मुझे पूना में एक पीआरसी है, पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो जो भी आर्मी वाले हैं जो इंजर्ड हो जाते हैं, जो मेरे जैसे व्हीलचेयर पे हैं, वो वहाँ रहते हैं।
सो मैं वहाँ पे विज़िट के लिए गई थी। तो वहाँ पे मुझे एक सर मिले सुरेश कार्की, उन्होंने मुझे बास्केटबॉल से मिलाया। उन्होंने बोला तुम्हारा पैशन है, लाइक तुम्हारे में वो जोश दिखता है कि तुम खेल सकते हो। तो बास्केटबॉल का टूर्नामेंट था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने फॉर्म वॉर्म सब फिल अप कर दिया। एंड फिर मैं पहली बार फिर अकेले दिल्ली गई थी उस टूर्नामेंट के लिए। और जब मैं दिल्ली के उस टूर्नामेंट नहीं, एयरपोर्ट से जब मैं बाहर निकली और मैं पहली बार जब मैंने बस देखा और मैं इतनी खुश हुई, क्योंकि वो बस में रैम्प था। और मुंबई में ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जा सकूँ बस में, ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी यूज़ कर सकूँ। तो मैं वो देख के बहुत खुश हो गई। एंड फिर वहाँ पे टूर्नामेंट हुआ एंड पहली बार मेरे को नेशनल चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज़ मेडल मिला। तो मैं बहुत खुश हुई। एंड उसके बाद में दूसरा टूर्नामेंट हुआ। फिर ऐसे कैंप लगे, फिर इंडिया टीम का कैंप लगा और फिर मैं इंडिया टीम के लिए सेलेक्ट हुई। तो इस तरह से ये मेरी जर्नी शुरू हुई और जो आज भी अभी रिसेंटली हमने नेशनल गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, महाराष्ट्र टीम। एंड अभी इंडिया टीम का कैंप भी लगने वाला है, तो लेट्स सी, आई होप कि सिलेक्शन हो जाए मेरा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट निशा। थैंक यू। सो आपकी जो स्पोर्ट्स में जर्नी शुरू हुई, वो स्विमिंग से शुरू हुई बिल्कुल। एंड देन इट ट्रांजिशन इनटू बास्केटबॉल। बट आपका रिज्यूमे बोलता है कि आप हैंडबॉल भी खेले हैं और भी डिफरेंट स्पोर्ट्स यू हैव प्लेड। सो वो कैसे, उसमें कैसे फोरे हुए आपका? एक्चुअली जो बास्केटबॉल है और हैंडबॉल का जो रूल्स है वो थोड़े ज़्यादातर सिमिलर हैं। तो बास्केटबॉल में हमारी टीम काफ़ी अच्छा है, महाराष्ट्र टीम गोल्ड मेडल ले रही है। तो लकीली मेरा उसके वजह से हैंडबॉल के लिए सिलेक्शन हो गया, तो मैं वो हैंडबॉल में भी इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हो गई और मैं खेलने गई थी। ओके। सो जैसे कि पैरालंपिक्स होते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग कुछ प्रिपरेशन करते हो या उसके लिए भी कैंप वगैरह करते हैं? उसका उसके बारे में कुछ बताइए जो पैरालंपिक्स होते हैं। यस, हमारे कैंप्स होते हैं। लकीली हमको विशाखापट्टनम में एक जगह मिला है, AMTZ करके। तो ऑलरेडी हमारा ये नेशनल टूर्नामेंट के पहले हमारे 3 कैंप वहाँ पे हो गए हैं। और अभी भी इंडिया टीम का कैंप वहाँ पे होने वाला है नेक्स्ट मंथ में। सो उसकी जो भी बेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो उनको सेलेक्ट करते हैं उस कैंप के लिए। और फिर उसमें से सेलेक्ट होके इंडिया टीम के लिए होगा सिलेक्शन। तो आपका ऐसा अपॉर्चुनिटी बना कभी कि आपका सिलेक्शन हुआ हो? यस, मैंने इंडिया को 3 से 4 बार मैंने इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया है। लाइक वेरी प्राउड मोमेंट कि जब वो इंडिया का जर्सी पहनते हैं और इंडिया के बाहर जाते हैं, सो वो अपने आप में एक प्राउड फ़ील होता है। और वहाँ पे जब नेशनल एंथम बजता है ना, तो वो अपने आप में एक जोश आ जाता है। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो आपको कभी ऐसा हुआ नहीं कि यार मैं भी इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ पैरालंपिक्स में? यस, मैं उसकी अभी तैयारी कर रही हूँ। तो वो मेरा एक इंडिविजुअल गेम है, जो जिसमें मैं वो अभी तैयारी कर रही इज़ हूँ। इट पैराशूटिंग? नो, इट्स नॉट पैराशूटिंग। मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती क्योंकि अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। सो ओके, यस, सो मैं अभी उसकी तैयारी करूँगी एंड मेरा वो ड्रीम है कि मैं पैरालंपिक में गोल्ड मेडल लेके आऊँ। ओके। वी ऑल होप फॉर दैट एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू। सो एक जस्ट क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर बिकॉज़ स्विमिंग में मोस्टली इट्स अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड्स एंड लेग्स। तो हाउ चैलेंजिंग वाज़ इट फॉर यू? बिकॉज़ केवल हाथ से स्विमिंग करना एंड देन टेकिंग इट एज़ अ स्पोर्ट फॉरवर्ड, उसके बारे में कुछ बताइए? अ, मैं पहले खुद ही ये बात को सोचती हूँ तो मैं खुद शॉक हो जाती हूँ कि बिना पैरों के स्विमिंग करना सिर्फ़ अपने हाथों से, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। पर ऐसा चीज़ है कि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जब मैंने ये शुरुआत किया था तो वहाँ पे जो भी लाइफ़ कोच थे, वो बहुत ही कोऑपरेट कर रहे थे। एंड जब वो जो एल शेप होता है, तो बस जस्ट कॉर्नर-कॉर्नर में मैं सिर्फ़ 10 मीटर्स पे ही जाती थी, फिर थोड़ा 20 मीटर्स, फिर ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके मैंने अपना बढ़ाया। और अपना बॉडी को खींच के लेके जाना पानी में, मतलब पैर का ताकत कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ हाथों से स्विमिंग करना सच में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मैं बोल सकती हूँ जो मैंने किया है। और अगर क्योंकि आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप बीच में रुक सकते हो। आप पानी में कहाँ रुकोगे? कहाँ पे जाओगे? आपको एंड में जाना ही पड़ेगा ना, एक कॉर्नर लेना ही पड़ेगा। सो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड उसके बाद में नेशनल टूर्नामेंट में जाना, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। और आई एम वेरी प्राउड कि लाइक जो यूपी फैमिली जो मुझे बोलते थे कि मेरी लाइफ़ ख़राब हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती।
वो मेरे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ अपने बच्चों को दिखा के उनको मोटिवेट करते हैं कि कुछ सीखो इनसे। आई एम श्योर। तो उसकी एक टेक्नीक अगर आप मुझे बता सकें कि कैसे वो सिखाते हैं डिफरेंटली एबल्ड लोगों को स्विमिंग करना बेसिकली? एक्चुअली जब हमारे पैर नहीं काम करते हैं तो हमको बैक स्ट्रोक करना ईज़ी हो जाता है। जो हमारा सर ऊपर की तरफ होता है, तो हाथों को पीछे की तरफ एक-एक करके लेके जाना होता है और वो थोड़ा आसान है पहले जल्दी सीखना, ताकि आप पानी के साथ दोस्ती करना ईज़ी हो जाए आपका और आप पानी के साथ कुछ भी कर सकते हो। और एक और चीज़ है, जब अगर आप पानी में थक जाते हो, आपको एक जगह रुकना है, तो आप हाथों से एक ही जगह पे कैसे रुक सकते हो? जब आपका बॉडी नीचे जा रहा होगा, तो आप दोनों हाथ को नीचे फ़ोर्स से नीचे दबाओ और अपना बॉडी अपने आप ऊपर आ जाता है। अ, अगर हम अपने हाथों को फ्लो ऐसे लेफ्ट राइट राइट करेंगे, तो हमारा बॉडी भी 360 रोटेट होगा। एंड कभी-कभी हम अपने दोस्तों के साथ कॉम्पिटिशन करते थे कि टाइल्स नीचे से टच करके आना है, तो हम फ़ोर्स करते थे, पर वो नहीं हो पाता, इतना नहीं हो पाता कि हम नीचे टाइल्स को टच करें, पर एक मज़ा ज़रूर आता है। एंड और एक और चीज़ है कि जो भी जैसे व्हीलचेयर यूज़र्स हैं, फिज़िकली चैलेंज, वो बिना फ्लोट के ही कर सकते हैं, बिकॉज़ लोअर बॉडी काम नहीं करता है, तो वो बॉडी वैसे भी लाइट हो जाता है। तो बिना फ्लोट का ही सीखना चाहिए, क्योंकि जब मैंने फ्लोट लगाया था, मेरा एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरा सर नीचे चला गया और पैर ऊपर आ गया था। तो तब मैंने डिसाइड किया, नहीं, मैं कभी भी फ्लोट नहीं लगाऊँगी, और ऐसे 1-2 बार हुआ, फिर उसके बाद थैंक गॉड कि लाइफ़गार्ड थे, तो उन्होंने समझा, नहीं, नहीं, इसका ज़रूरत नहीं है। नहीं तो वो सेफ्टी रीज़न वो फ्लोट बाँध रहे थे। ओके, अंडरस्टूड। तो आप काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में हैं, तो आप स्पोर्ट्स को एज़ अ कॉम्पिटिशन देखते हो या यू कंसिडर इट एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन या एज़ अ मीडियम ऑफ थेरेपी? ये एक्चुअली मेरा खुद का थेरेपी है, एंड लाइक मैं ऐसे मोटिवेट रहती हूँ। जैसे लाइफ में हम हारते हैं, जीतते हैं, दुख होता है, खुशी होती है, उदास होते हैं। सो गेम में भी वो हार जीत होता है, एक टेंशन भी होता है जब मैच नेक टू नेक चलता है, तो मज़ा आता है उसमें भी। तो वो लाइफ में जीने का एक बताता है स्पोर्ट्स की लाइफ को कैसे जीना है, और जब ऐसे सिचुएशन आए तो कैसे हैंडल करना होता है, क्योंकि लाइफ में भी ऐसे-ऐसे सिचुएशन आते हैं जब आपको हैंडल करना होता है। तो मुझे स्पोर्ट्स ने बहुत कुछ सिखाया है मेरी लाइफ में। सो यू ऑल्सो डू व्हीलचेयर मॉडलिंग एज़ वेल? उसके बारे में कुछ बताइए। ओह वाओ! ये मेरा फ़ेवरेट टॉपिक है, बिकॉज़ मैं शुरू-शुरू में जब मेरा इंजरी हुआ था, मैं फ़ोटो वगैरह भी नहीं निकालती थी, क्योंकि मुझे मैं व्हीलचेयर को नहीं दिखाना। मैं नहीं दिखाना चाहती मेरे फ्रेंड्स को कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं व्हीलचेयर पे हूँ, ये मेरी लाइफ़ नहीं है। लाइक एंड फिर ऐसे जब 4 साल बीत गए, सो लाइक मैंने बोला, अब हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा मेरी मेरे कज़िन ने मेरे इस पे बहुत सपोर्ट किया कि इसमें क्या हो गया, मतलब तू है, अच्छी है, सब कुछ है, तो निकालने में कोई प्रॉब्लम। तो फिर मैं थोड़ा सिर्फ़, हाँ, अपर बॉडी का ही फ़ोटो निकालती थी, थोड़ा डालती थी। पर फिर बाद में धीरे-धीरे मैंने बोला, नहीं, अब जो है जैसा है एक्सेप्ट करो, और जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो मैंने व्हीलचेयर को एक्सेप्ट किया, और फिर मैं व्हीलचेयर पे अच्छे-अच्छे पोजेज़, अच्छा ड्रेसअप होके निकालती थी। तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन कभी-कभी ऐसे होता था कि जब मैं सोशल मीडिया पे डालती थी, तो लोगों के ऐसे कमेंट आते थे कि ये लड़की खुद के लाइक्स, कमेंट्स एंड फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए ये कर रही है। तो मतलब मैंने बोला, अगर मैं व्हीलचेयर पे हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें करना छोड़ दूँ। अगर मैं नॉर्मल होती तो तब शायद कोई नहीं बोलता, पर व्हीलचेयर पे हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ऐसे बोलो। सो लाइक मेरे को ऐसे था कि मेरे को अब तो ये करना है, अब मैं जैसी हूँ मेरे को वैसे रहना है। सो मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की, एंड लकीली मेरे को फिर वो हिसाब से फैशन शो करने के बहुत सारे मौके मिले। एंड मैंने फिर बॉम्बे टाइम्स फैशन ऑफ वीक में भी मैंने किया, विवियाना मॉल के लिए किया है मैंने, बहुत सारे ऐसे फैशन शो किया। एंड करते-करते मैंने 2-3 म्यूज़िक वीडियो भी किए हैं। एंड मैंने जो कृष्णा श्रॉफ है, टाइगर श्रॉफ की सिस्टर, उनके साथ भी मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया है, और वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। लाइक मैं चाहती हूँ जो मेरे जैसी लड़कियाँ हैं, वो भी घर से बाहर निकले और अपनी लाइफ में कुछ करें, क्योंकि एक्सेप्ट करो और बाहर निकलो, मूव ऑन करो,
तभी आप आपके अंदर कुछ ज़िद होगा करने का, तभी आप कुछ कर सकते हो। आप दूसरों को ब्लेम करके कुछ मतलब नहीं है, जब आप खुद इनिशिएटिव नहीं लोगे खुद के लिए। Understood, understood. Good thought, Nisha. So this wheelchair modeling thing happened when you were playing sports, और या फिर ये कुछ ऐसा एडवेंचर था, एक ऐसा स्टंट था जो आपने पर्सनली परस्यू किया? रिपीट करेंगे प्लीज़? आप जब स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आपकी स्पोर्ट्स की एक करियर चल रही है, हाँ, हाँ। तो मॉडलिंग के आपको अपॉर्च्युनिटीज़ स्पोर्ट्स के थ्रू मिले या आपने खुद से अप्रोच किया व्हीलचेयर मॉडलिंग के लिए? ये जो मेरा स्पोर्ट्स का जर्नी है एंड फैशन शो का जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ, ये दोनों बहुत ही अलग हैं। मेरा स्पोर्ट्स का जर्नी अलग है। जैसे मैं सोशल सोशल मीडिया पे अपने पिक्चर्स डालती हूँ, एक्टिविटीज़ डालती हूँ। सो वहाँ से ऐसे मुझे अप्रोच आते हैं कि ये चीज़ें करनी हैं, और कहीं न कहीं वो मेरा एक्टिवनेस है जो मैं पर्सनली जाके बोलती हूँ कि मैं हाँ, इन चीज़ों में इंटरेस्ट हूँ। क्योंकि जब तक मैं अपने बारे में नहीं बताऊँगी, कुछ नहीं बताऊँगी, उसे सामने वाला समझेगा कैसे? सो वो उससे मुझे शुरू में तो ऐसे मिला, देन फिर बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन वीडियोज़ बनाने हैं, या उनको रियल एथलीट चाहिए होते हैं। तो वो फिर उसके बाद जब मैं एथलीट्स हुई, तो उसके थ्रू से ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं कनेक्ट होती है कि मुझे उसके थ्रू से ये सारी चीज़ें करने को मिला। जैसे 3 म्यूज़िक वीडियो किया है, वो स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड ही था कि वो मैं कर रही हूँ। तो एक अच्छा चीज़ें भी चल रही है, लाइक एक स्पोर्ट्स का जर्नी एंड ये साइड में मैं ऐसे मॉडलिंग एंड लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ कि ये भी एक लाइफ पार्ट है मेरा कि जो मैं कर रही हूँ। लाइक मैं जब स्पोर्ट्स में जाती हूँ, तो भी मैं अच्छे हेयर स्टाइल जो स्पोर्ट्स लुक होता है वो करती हूँ, थोड़े मेकअप करके जाती हूँ। सो लाइक मेरे ही दोस्त ऐसे बोलते हैं, "यार तू खेलने आई है कि फैशन शो करने आई है?" मैंने बोला क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा को देखो, वो नोज़िंग पहनती है, वो इतने अच्छे से रहती है, अपने आप को रखती है, तो हम भी तो वैसे कर सकते हैं ना। ऐसे नहीं है कि सिर्फ़ स्पोर्ट्स में जा रहे हो तो कैसे भी जाओ, ऐसे नहीं है। खुद को अच्छा प्रेज़ेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, करेक्ट। सो निशा, आप एक चीज़, एक क्यूरियोसिटी थी कि आपको जब आप जुड़े रिहैबिलिटेशन सेंटर से, एनजीओ से, देन आपकी जर्नी स्पोर्ट्स में स्टार्ट हुई। तो इसके लिए क्या आपने किसी कम्युनिटी से अप्रोच किया, किसी कम्युनिटी को अप्रोच किया, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़े जिसमें आप एक स्पोर्ट्स ये जो डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स कम्युनिटी है, इससे आप कैसे जुड़े? ओके। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मेरे दोस्त ने मुझे स्विमिंग के बारे में बोला कि करना है। सो वहाँ पे ऐसे जो भी पैरास के गेम हो रहे थे स्विमिंग के, तो मैंने वहाँ पे लोगों को देखा एंड वहाँ पे जो पैरा स्विमिंग के सर है, एक राजाराम सर करके, तो जब हम स्विमिंग सीखते थे वो भी आते थे कभी-कभी हमको सिखाने के लिए, करने के लिए। तो उसके बाद जैसे हम स्पोर्ट्स में जाते हैं तो और लोग सोशल मीडिया पे कनेक्ट होने लगे। एंड फिर जैसे मैंने बताया कि पीआरसी जब पूना में जहाँ पे आर्मी वाले हैं रहते हैं, उन्होंने मेरे को देख के मुझे बास्केटबॉल से मिलाया। तो सब कहीं न कहीं ऐसे कनेक्ट होते गया, क्योंकि मैं घर से बाहर निकलना चाहती थी। वो मैंने एक स्टेप बाहर निकाला और मेरे 4 रास्ते ऐसे खुलते-खुलते गए और मैं आज यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ। ग्रेट टू नो दैट, सो ऑसम स्टोरी। सो निशा, आपके डिफरेंट वर्जन्स हैं। वन वर्जन प्लेज बास्केटबॉल, वन वर्जन प्लेज हैंडबॉल, वन इज इनटू स्विमिंग एंड वन इज इनटू पैराशूटिंग। तो अगर इन चारों में एक रिले रेस कराई जाए तो कौन सा वर्जन जीतेगा? आई थिंक स्विमिंग बेस्ट है। एक एज के बाद मैं शायद बास्केटबॉल ना खेलूँ, मैं हैंडबॉल ना खेलूँ, पर स्विमिंग ऐसा है कि मैं हमेशा कर सकती हूँ। मैं मुझे उसमें ज़्यादा खुशी मिलता है, क्योंकि एक तो मेरा फ़िटनेस अच्छा रहता है और मैं व्हीलचेयर पे नहीं होती हूँ। बाकी सारे जो है वो सारे सब मुझे व्हीलचेयर पे करना है। पर स्विमिंग में बिना व्हीलचेयर के मैं फ्रीली, मेरा हाथ ऐसे घूम सकता है एंड लाइक मैं एन्जॉय कर सकती हूँ पानी में। तो वो मैं अपने आप को वहाँ पे देख सकती हूँ कि हाँ, मैं स्विमिंग के साथ पूरा लाइफ़ ऐसे जी सकती हूँ, कर सकती हूँ, खुश भी रह सकती हूँ। गुड टू नो दैट निशा। सो आप जितने भी स्पोर्ट्स में अभी इन्वॉल्व्ड हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी कुछ सपोर्ट करती है एथलीट्स को, और ऐसे लोगों को जो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में काफ़ी आगे जा रहे हैं, देश के लिए नाम कमा रहे हैं। तो उनको मॉनेटरीली भी वो सपोर्ट करते हैं, या थ्रू एनी ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? क्या आपको भी इस तरीके की कोई हेल्प मिली गवर्नमेंट से? उम,
ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जैसे महाराष्ट्र के साथ मतलब हमने 5 गोल्ड मेडल जीता है, पर हमको गवर्नमेंट से अभी तक का कोई भी हेल्प नहीं मिला। और हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर हम एशियन मेडल लेके आते हैं, ओलंपिक मेडल लेके आएँगे, तभी वो हमें सपोर्ट करेंगे, तभी वो कुछ करेंगे। लेकिन अदर स्टेट्स है, राजस्थान, हरियाणा है, बिहार, उड़ीसा इवन और यूपी, बिहार, उनकी गवर्नमेंट को जॉब अपॉर्च्युनिटी दे रही है, उनको हेल्प कर रही है, ओलंपिक तक लेके जाने के लिए, एशियन गेम तक लेके जाने के लिए। पर हमारा महाराष्ट्र वहाँ तक पहुँचने के बाद हमको हेल्प करेगा। तो ये बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, पता नहीं क्यों? पर आई होप कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस बारे में थोड़ा सोचे, थोड़ा नहीं ज़्यादा सोचे और हमें ये सारी सुविधाएँ दे ताकि हम जॉब अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा चीज़ है, जब कोविड था तो लोग बीमार हो रहे थे, अपना फ़िटनेस का ध्यान नहीं दे रहे थे, तभी ऐसे था कि आप फिट रहो, सारी चीज़ें करो, तभी आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो और आजकल बच्चे लोग भी ऐसे मोबाइल में लगे रहते हैं और अपने फ़िटनेस पे ध्यान नहीं देते, उनका माइंडसेट कहीं और चला जाता है। आई थिंक स्पोर्ट्स इससे बेस्ट चीज़ है। अगर गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करेगा ना, तो आई डोंट थिंक सो कि सुसाइड केस ये सब चीज़ें कम हो सकती है, डिप्रेशन कम हो सकता है एंड सही रास्ता हमारे न्यू जनरेशन को मिल सकता है। गुड थॉट, अमेजिंग थॉट निशा। सो वन लास्ट क्वेश्चन, कोई भी हमारा ये शो देख रहा है, तो अगर वो लाइफ में डिप्रेस्ड है या ही और शी इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, तो उसके लिए कोई मैसेज? मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स आते हैं। लाइफ है इसलिए प्रॉब्लम्स आएँगे, पर आप उसको एक्सेप्ट करो एज़ अ चैलेंज। जब तक आप वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे भी व्हीलचेयर को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं था। बट जब मैंने इसे एक्सेप्ट किया, सो अपने आप वो हिम्मत आ जाती है आगे बढ़ने का, कुछ करने का। और आज मैं शायद इंडिया के लिए नहीं खेलती, अगर मैं इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती तो, और उसको मेरी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाती। तो प्लीज़ जो भी चैलेंज प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको एज़ अ चैलेंज लो और उस चुनौती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो और ज़रूर होगा वो चीज़। व्हाट अ गुड थॉट निशा। वन मोर थिंग, आप अपनी लाइफ का मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू स्पेंड विद योर व्हीलचेयर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे हम यूजुअली क्या करते हैं, जिसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम बिताते हैं, तो वो हमारे दिल के बहुत करीब हो जाती है वो चीज़। बट आई एम श्योर कि आपके केस में शायद वो नहीं होगा। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले टू से गुड बाय टू द व्हीलचेयर, सो हाउ, व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग दैट विल कम टू योर माइंड? आई होप कि मेरा लाइफ पहले जैसा हो जाए नॉर्मल, कि मैं अपना विषय को ना देखूं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं मैं, मेरे से इतने साल हो गए, 21 साल का जर्नी है, जो मेरा विषय मेरा दोस्त बन गया है, क्योंकि उसके बिना मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। और अगर उसको कुछ हो गया तो मुझे टेंशन हो जाता है कि मैं कैसे बाहर जाऊँगी, मैं कैसे चीज़ें करूँगी। जो लोग अपने बाइक का ऐसे सर्विसिंग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, मैं अपने व्हीलचेयर की खुद की सर्विसिंग खुद ही करती रहती हूँ। महीने 15 दिन में मैं उसको क्लीन करती हूँ, ताकि मेरे को कहीं पे बाहर जाने के लिए कोई हर्डल्स ना हो। पर आई एम श्योर मैं वो भी देखूँगी कि मेरी लाइफ वापस से नॉर्मल हो जाए। जैसे मैं पहले थी, अपने आप को देखती थी एक्सीडेंट के पहले, मैं वापस से वो लाइफ, हाँ, ऑफ कोर्स जीना चाहूँगी, किसको नहीं चाहेगा। बिकॉज़ इस पे सिर्फ़ रिसर्च चल रहा है अभी तक कुछ रिसर्च का रिज़ल्ट नहीं आया है। तो आई होप वो भी हो जाए। Let's hope for the best, Nisha. Thank you for coming to the Humans of Hindustan podcast show. It was really an engaging conversation. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली मुझे व्हीलचेयर के बारे में भी, क्या डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, काफ़ी कुछ सीखा मैंने। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके निशा। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।